थर्ड टाइप ऑफ द प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं हिंदी में। इसका थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं, किस तरह के वर्ड्स हैं जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। जैसे जब सेंटेंस में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इन शब्दों से क्या हमें पता चलता है कि इन शब्दों का माई सेल्फ का, आवर सेल्फ हो, योर सेल्फ हो, इट सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, हिम सेल्फ हो, इसका प्रयोग जब हम सेंटेंस में करते हैं और उसका असर कर्ता मतलब जो करने वाला हो उस पर पड़ना प्रतीत होता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं इसको। एक एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स लिया है। आई हॉट माई सेल्फ, यहां पे प्रोनाउन कौन सा है? माई सेल्फ। तो इसमें क्या हमने डिफरेंट किया? काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ता हो, तो हर्ट यहां से कौन हुआ? माई सेल्फ, माई हर्ट हुआ, तो इसका असर क्या है? मेरे पर पड़ रहा है। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम यूज एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। इसमें कर्ता पर ही असर पड़ रहा है। हम आवर सेल्फ का यूज करना, हम लोग मतलब हम लोग अपने आप को सहायता कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो हम लोग बोलते, बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा तुम पढ़ो, तो उससे क्या होता है? वो पढ़ता है तो उसके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह सेंटेंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आइदर वे निजवाचक मतलब हमारा निजी चीज, जो हमारा निज मतलब होता है कि अपना, अपना मतलब हमारा, मतलब हमारे ऊपर जो इफेक्ट हो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हम तो एक टेबल के रूप में देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल के फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ये मेरा सिंगुलर है, ये मेरा प्लूरल है। माई सेल्फ यूज करते हैं हम सिंगुलर में, आवर सेल्फ यूज करते हैं हम अपना प्लूरल में, जब वो फर्स्ट पर्सन हो। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन मेरा क्या होता है? यू। लेकिन अगर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना पड़ेगा तो योर सेल्फ, योर सेल्फ का यूज करेंगे हम। ये सिंगुलर में करेंगे, ये हमारा प्लूरल में होगा, और सिंगुलर और प्लूरल में यू हमारा एक ही होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में ही, सी आता है, दे आता है। सिंगुलर में मेरा ही और सी और इट आता है, तो उसमें हिमसेल्फ यूज करेंगे मेल के लिए, फीमेल के हरसेल्फ यूज करेंगे, और जो नेचुरल है उसके लिए हम इट सेल्फ का यूज करेंगे सिंगुलर पर्सन में। सिमिलर प्लूरल में हम उसको देम सेल्फ का मेल में, फीमेल में और नेक्टर में, तीनों में हम देम सेल्फ का ही यूज करेंगे। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने सेंटेंस में। चौथा हम देखते हैं, चौथा जो टाइप हमारा है वो है इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक इट्सेल्फ डिफाइन कर रहा है बलदायक, जबरदस्ती, जिसको हिंदी में कहते हैं बलदायक, उसको हम बोलेंगे इंफेटिक प्रोनाउन। इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं कि किस तरह इस्तेमाल हम इसको करते हैं। जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ का प्रयोग सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन और प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है या देने के लिए होता है, उसे हम इंफेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई किल द रैट माई सेल्फ, मैंने चूहा को अपने से मारा। आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन है मेरा, मैंने मारा। लेकिन उस सेंटेंस को थोड़ा वेटेज देने के लिए, थोड़ा सा बलपूर्वक दिखाने के लिए हम उसको इस्तेमाल क्या करें? माई सेल्फ का इस्तेमाल। हम तो ये भी कह सकते थे आई किल द रैट, इसका मतलब इस सेंटेंस में समझता है कि मैंने चूहे को मारा है, लेकिन हम तो उस सेंटेंस को बलदायक प्रयोग करेंगे,
मतलब उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे कि सेंटेंस थोड़ा देखे कि हाँ मैंने ही किया है इसे, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं, इस तरह के सेंटेंस में यूज होने वाले प्रोनाउन को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है यहाँ पे, यू कैन डू इट मतलब तुम तो कर सकते हो, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का जहां पे बलदायक मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन जहां पे यूज करेंगे वहां पे योरसेल्फ का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यू कैन डू इट योरसेल्फ मतलब तुम इसको अपने आप कर सकते हो, तो सेंटेंस में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इटसेल्फ और माई सेल्फ दोनों ही एम्फेटिक प्रोनाउन्स है जो हम नाउन और प्रोनाउन को जोर देने के लिए, प्रेशर देने के लिए सेंटेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक बोलते हैं। थोड़ा इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इज रेफर इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम इसको, दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द है, ये चार तरह का शब्द जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें देखा आपने कि दिस, दैट, दीज, दीज में हम क्या कहते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं को हम सूचित कर रहे हैं, हम किसी अन्य को सूचित नहीं कर रहे हैं। तो जो शब्द, जो दिस, दैट, दीज, दर, ये सब किसी व्यक्ति या वस्तु को ही सूचित करता हो, तो इस तरह के प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये चार प्रकार के हैं। इसका एग्जांपल में देखते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउंस हैं जो कि हमारा व्यक्ति के लिए या वस्तुओं के लिए सूचित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, दिस इज ए पेन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यह एक कलम है। दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल्स है। दोज आर लैपटॉप, वो लैपटॉप है। इस तरह से हम देख रहे हैं दिस, दैट, दीज और दोज का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं किसी वस्तु, ये हमारा सब वस्तु है, किताब मेरा वस्तु है, मोबाइल वस्तु है, लैपटॉप वस्तु है, कलम वस्तु है, हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस प्रोनाउन का आप इस्तेमाल किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रोनाउन को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो हमारा एग्जाम्पल ही है। ये चार ही हैं हमारा प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं छठा। हमारा छठा क्या है, इनडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चित वाचक प्रोनाउन। डिफिनेशन से दिख रहा है कि ये अनिश्चित वाचक है। जैसे हम उसके डिफिनेशन में आते हैं हिंदी में, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा इसको इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। द इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन, थिंग्स इन ए जनरल वे, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया जनरल वे, किसी स्पेसिफिकली हम नहीं करेंगे। एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन द पर्टिकुलर। इसका मतलब होता है कि हम एक जेनरिक वे में किसी भी प्रोनाउन का हम यूज जेनरिक वे में करेंगे, ना कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तु को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू में आते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, नथिंग, सम, नोबडी। ये जो वर्ड्स हैं आपने अपने डेली लाइफ में यूज किया होगा। नथिंग, सम, नोबडी का इस्तेमाल हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति और वस्तुओं के लिए नहीं करते हैं, हम किसी जनरल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। इसका मैंने किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए इस्तेमाल नहीं किया है नथिंग का। सम,
आर गुड, कुछ अच्छे हैं। मतलब मैं यहाँ भी मैंने किसी जनरली को इस्तेमाल किया हमने, लेकिन किसी पर्टिकुलर राम, श्याम, मोहन को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया सेंटेंस में। हमने ये नहीं बोला है कि राम तुम बहुत अच्छा हो, हमने बोला है सम आर गुड्स। ओके, इस तरह हमने ये नहीं बोला कि ये काम असंभव नहीं है, मैंने बोला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोला कि हमने किसी वर्क या किसी चीज को पर्टिकुलर को पॉइंट आउट किया है, मैंने जनरली को में बोला इसे। नोबडी कैन डिफीट हिम, मतलब इसको कोई भी नहीं हरा सकता है। हमने ये नहीं बोला कि श्याम ने इसको हरा सकता है, हमने बोला कोई भी नहीं हरा सकता है। इसका मतलब जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो नोबडी का इस्तेमाल हुआ है, वो जेनेरिक तरीके से हुआ है। जैसे थोड़ा सा हम इन वाक्यों में सम और किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। उसी तरह से नोबडी से किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित व्यक्ति का नहीं बोध हो रहा है, नोबडी। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन बोले। कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं जिसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। एनीबडी कैन बीट हिम, एनीबडी का इस्तेमाल हुआ है। नन कैन डू इट, तो ये नन और एनीबडी जो है हमारा वो इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इस तरह से हम लोग इनडिफिनिट प्रोनाउन को अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब मेरा है नेक्स्ट 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, डिफिनेशन के तौर समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे ईच, हर, नाइदर, मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं, इत्यादि। थोड़ा सा इंग्लिश में देखने की कोशिश करते हैं इसको। द प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन है, etc। ये सब जो हमारा प्रोनाउंस हैं वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा है आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, मतलब तुम दोनों में से कोई तेज हो। दूसरा है नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तुम दोनों में से कोई दोषी नहीं हो। तो इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो डिफिनेशन हमें दिया है कि पर्सन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम, एक समय में किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव सेंटेंस। तो हमें क्या देख, आइदर ऑफ यू, हम जो सेंटेंस मेरा आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक, हम किसी एक को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं यहां पे। सिमिलर एग्जांपल में क्या है, तुम दोनों में से कोई, मतलब ये दोनों है, इसमें से कोई नहीं, मतलब दोनों को रिपोर्ट कर रहा है, दोनों को पॉइंट आउट कर रहा है, दोनों में से कोई नहीं तुम्हारा दोषी हो। तो हमारा जो डिफिनेशन था कि दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक या एक को भी नहीं बोध कराने के लिए किया जाता है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इन वाक्यों में आइदर का प्रयोग तुम दोनों में से कोई एक और नाइदर का प्रयोग तुम दोनों से में कोई नहीं के बोध कराने के लिए किया गया है। इसलिए यहां पर आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा एग्जांपल है जो कि ईच बॉय इज गुड, प्रत्येक बच्चा अच्छा है। आइदर बुक इज थिक, दोनों किताब मोटी है। नाइदर रोड इज गुड, दोनों में से कोई एक सड़क अच्छा नहीं है। तो इन वाक्यों में मैंने क्या देखा, इन वाक्यों ईच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद
हमने नॉन का प्रयोग किया है। ईच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद हमने नॉन का प्रयोग किया है। नॉन का प्रयोग किया, इसलिए यहां पे क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव हैं। हम थोड़ा एक और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें से। ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द के बाद हमने यूज किया है, बॉय का यूज किया है। सो ईच ऑफ द बॉय इज इंटेलिजेंट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। नाइदर ऑफ द टू बॉय वाज एब्सेंट। इसमें से कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। तो ये दोनों सेंटेंस में हमने फिर क्या किया, दोनों सेंटेंस में हमने क्या किया, ईच और नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एट है मेरा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईच अदर एंड ऑन अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे रेसिप्रोकल का क्या अर्थ होता है, परस्पर, आपस में। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। राहुल एंड दीपा लव ईच अदर। परस्पर में लगे ईच अदर, एक दूसरे का, आपस में। तो हम इस सेंटेंस में राहुल और दीपा एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुंदन, कुणाल एंड राम आर बीटिंग वन अनदर। मतलब कुंदन, कुणाल, राम एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो हमने दोनों सेंटेंस में क्या देखा, दोनों सेंटेंस में जो हमारा ईच अदर, वन अदर यूज होता है, वो हमारा परस्पर वापस के लिए यूज होता है। यहां हम पहले वाक्य में राहुल दीपा आप क्या करते हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं, यानी कि परस्पर का बोध होता है। इसलिए ईच अदर, यहां पे ईच अदर जो है, ईच अदर जो हमारा वो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। एक थोड़ा और चीजें देखते हैं यहां पे। जहां दो व्यक्तियों की बात हो वहां पे ईच अदर का प्रयोग करते हैं, और जब दो से अधिक व्यक्तियों का बात हो तो हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ईच अदर का प्रयोग कहां करते हैं और हम वन अदर का प्रयोग कहां करते हैं। हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल में लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। दे लव ईच अदर, दे मिस आर अनदर, वन अनदर। ओके, दो एग्जाम्पल है जैसे हमारा कि दे लव ईच अदर, वे लोग आपस में प्यार कर रहे हैं। दे मिस वन अनदर, वे लोग आपस में मिस कर रहे हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स जो है, ईच अदर और वन अनदर, ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, इसका इस्तेमाल कहां है वो भी हम देख लिया हमने। इस ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे हम जहां पे दो व्यक्ति का बोध होता हो, और वन अनदर का इस्तेमाल वहां करेंगे दो से ज्यादा व्यक्ति का, जहां पे बोध होगा वहां पे हम इस्तेमाल करें। हम मैंने एग्जाम्पल में दे और इस दोनों का सेंटेंस को हमने देखा कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा है 9 जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर नॉन विच आर मेंशन प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। हमको हिंदी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसको कि वह सर्वनाम जो वाक्य में या तो सेंटेंस में उससे पहले आई हुई संज्ञा नॉन जिसको बोलते हैं से संबंध बताता है या बाद में आने वाले दूसरे वाक्यों से जोड़ता है। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम संबंधवाचक प्रोनाउन कहेंगे या तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो है हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट। ये सब जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल से लेकर से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। हमारा एक सेंटेंस है द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज माई फ्रेंड।
जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। ओके, हमने हिंदी में कैसे बोला, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन हम इंग्लिश में क्या, द बॉय इज प्लेइंग, अदर सेंटेंस है, और द बॉय इज माई फ्रेंड, दैट इज अनदर सेंटेंस। सो हम उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हम इंग्लिश में जब लिखेंगे तो हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हम यूज कैसे करेंगे। द बॉय हु इज प्लेइंग इज द माई फ्रेंड, हमने हु का यूज किया यहाँ पे, वो क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है जो एक दूसरे के सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हु जो है, हु क्या है, प्रयोग क्या कैसे हुआ है, वो सवाल पूछने के लिए नहीं किया गया बल्कि रिलेशन बताने के लिए किया है, इसलिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे मैंने सवाल नहीं पूछा है, हमने डिफिनेशन में बोला है, यहाँ पे हमने सवाल नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए हु का प्रयोग किया है। ये सेंटेंस और सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने हु का प्रयोग किया है। हम इसका थोड़ा और एग्जांपल के रूप में देखते हैं। दिस इज बुक दैट वाज गिवन टू मी, यहां पे दो सेंटेंस है, एक है हमारा दिस इज द बुक और दूसरा वाज गिवन टू मी। इसको जोड़ने के लिए हमने कौन सा सेंटेंस यूज किया, वो दैट का यूज किया। दैट मीन्स दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। अनदर एग्जांपल्स को देखते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इन माई फ्रेंड, जो हमने अभी देखा है हमारा एग्जाम्पल में। तो इस दोनों सेंटेंस में जो एग्जाम्पल देगा दैट और हु का, वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इन सब रिलेटिव प्रोनाउन को हम किसी वाक्य को जोड़ने के रूप में इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारा वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करें आप किसी भी वाक्य को जोड़ने के लिए, जो नॉर्मली हम आप सेंटेंस बनाते हैं, तो ये सब शब्द का इस्तेमाल होता है। तो ये सब इस्तेमाल जो होते हैं वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव प्रोग्राम, जिसको प्रश्नवाचक प्रोग्राम कहते हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन बोलते हैं। नॉर्मली आप इंट्रोगेटिव शब्द का इस्तेमाल आपने सुना होगा सेंटेंस में, सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हमने सब में बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम उसको कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हम वहाँ पे सेंटेंस बनाने का काम इंट्रोगेटिव करते थे, बट यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है। हम एक डिफिनेशन के थ्रू देखते हैं। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नॉन और प्रोनाउन। हम जिससे पूछते हैं, जिससे हम क्वेश्चन पूछेंगे, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा डेफिनेटली नॉन होना चाहिए या तो प्रोनाउन होना चाहिए। हम थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और जिसका उत्तर एक नॉन या प्रोनाउन होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब होगा कि जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर एक नॉन होगा, अगर वो प्रोनाउन होगा तो हम उसको कहेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, विच इज योर मोबाइल, इसमें से मोबाइल तुम्हारा कौन सा है, व्हाट इज योर ब्रदर। तो इस तरह के सेंटेंस को हम, जैसे तुम्हारा भाई क्या है, मतलब इस तरह के सेंटेंस को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर मेरा उसी के नॉन या प्रोनाउन में है। तो इस तरह के वाक्य को जहां हु, विच और व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, साथ ही इसका जवाब भी संज्ञा और सर्वनाम होगा। जैसे तुम कौन हो, इसका जवाब जरूर एक नाम होगा, जैसे श्याम, मतलब तुम कौन हो, मैं श्याम हूं। वह कहाँ वह कौन है, तो बोलेगे ये सोहन है। तो इस तरह का हम उत्तर के रूप में, आंसर के रूप में हम नॉन है प्रोनाउन हो रहा है। तो जहां पर, इसलिए यहां पर वी, हु, विच और व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। तो हमने देखा कि हु, हुम, हुज, विच और व्हाट, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के बाद कोई नॉन हो तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। हमने
पिछले भी सेंटेंस में ऐसा पढ़ा था हमने। तो कैसे होगा वो हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, हुज बुक इज योर्स। इसके बाद इसमें क्या है कि हुज के बाद क्या हमारा कोई नॉन है, हुज बुक इज योर, तो ये हमारा हुज क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। सिमिलर हमारा विच मोबाइल डू यू लव, तो विच जो हम यूज कर रहे हैं नॉन के पहले यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे विच इज योर कार, ये भी हमारा आंसर जो मिल रहा है या तो हमारा जो यूज कर रहे हैं वो इंट्रोगेटिव ये है, क्योंकि हमने यहां पे नॉन का इस्तेमाल नहीं किया है। विच इज योर कार, विच के बाद हमारा नॉन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन पहले दो वाक्यों में से हुज बुक या तो विच मोबाइल, बुक और मोबाइल मेरा नॉन कहलाता है। इंट्रोगेटिव प्रोग्राम के बाद, प्रोनाउन के बाद अगर हम यूज करेंगे नॉन का तो हमारा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल लिए और देखते हैं हम आपका, व्हाट इज योर फादर, हु आर यू, तो ये दोनों सेंटेंस में क्या है, हु और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां ध्यान देने वाली चीजें दो है, क्या है, ओके, और दूसरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा हो जाता है, ये दोनों का डिफरेंस हमें समझना होगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, प्रोनाउन का जितने भेद थे हम उसको एग्जाम्पल सहित देखे हैं। आप उसको पढ़िए और अपने सेंटेंस में उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जितना नॉन का इस्तेमाल हमारे डेली कन्वर्सेशन में होता है उतना ही हमारा प्रोनाउन का भी होता है, सर्वनाम का होता है। तो सर्वनाम को हम उतना ही वेटेज देंगे जितना हमने नॉन का दिया है। धन्यवाद।